हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का इलेक्ट्रिक चार्ज टॉपिक पढ़ रहे थे। इसमें टोटल 14 टॉपिक है। इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्स लॉ, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड लिखा हुआ है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसेस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। तो हमको मोर और लेस इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ना है, जिसको मैंने इस साइड लिखा हुआ है राइट साइड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में लिखा हुआ है, मतलब पढ़ना है, जिसको कि मैंने लेफ़्ट साइड लिखा हुआ है। इस चैप्टर का 2 हिस्सा होगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। हम पहला वाला पार्ट पढ़ रहे थे, उसमें इंट्रोडक्शन हम पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज वाला पार्ट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज वाले पार्ट में हम लोग कुछ बात पढ़े थे, जैसे कि हिस्टोरिकली जो क्रेडिट है इस फैक्ट की डिस्कवरी का कि एम्बर, जिसको कि वुल या फिर सिल्क क्लॉथ से रब किया गया हो, वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। इसका जो क्रेडिट है ना, ये किसको जाता है? ग्रीस में एक मिलेटस जगह है, वहाँ के एक थेल्स नाम के वैज्ञानिक हैं, 600 BC में उनको जाता है। 600 BC में वो थे, उनका 600 BC के अराउंड लाइफ स्पैन था। उनको ये क्रेडिट जाता है कि एम्बर जो कि रब किया गया हो वुल और सिल्क से, वो अट्रैक्ट करते हैं लाइट ऑब्जेक्ट को। इसका जो डिस्कवरी है, इसका क्रेडिट जाता है थेल्स, मिलेटस ग्रीस के रहने वाले, 100 BC में। ये जो इलेक्ट्रिसिटी नाम है ना, वो कॉइन किया गया है एक ग्रीक वर्ड से, इलेक्ट्रॉन, जिसका मीनिंग भी एम्बर होता है। तो सबसे पहले ग्रीस में ये बात का डिस्कवरी हुआ था, और थेल्स के द्वारा ही हुआ था कि एम्बर को अगर वुल या फिर सिल्क क्लॉथ से घिस देते हैं तो अट्रैक्ट करने लग जाता है लाइट ऑब्जेक्ट्स को, हल्के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको। तो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड वहीं से कॉइन किया जाता है, इलेक्ट्रॉन वर्ड से, जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एम्बर। ग्रीक में इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एम्बर। ठीक है, तो ये वाला पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ क्या है भाई? तो इस देखो, इसमें ना हम कैसे कही हैं, मल्टीपल पैराग्राफ से, तो पैराग्राफ वाइज हम डिवाइड कर दिए इस टॉपिक को। तो 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पैराग्राफ है, हम लोग पढ़ लेंगे। तो अभी दूसरा पैराग्राफ भी हमारा हो गया था। दूसरा पैराग्राफ में क्या था? दूसरा पैराग्राफ में क्या पढ़े थे हम लोग कि दूसरा पैराग्राफ में ये था, ये जो जैसे कि अभी हम लोग ये जाने थे कि डिस्कवरी एम्बर, वुल या फिर सिल्क से घिसा हुआ जो एम्बर है वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। इसका डिस्कवरी कहाँ पे जाता है? तो ये एम्बर और वुल का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है, एक पेयर है, जो कि जनरेट कर रहा है ये कार्यक्रम को, ये जो अट्रैक्शन या फिर आगे चल के रिपल्शन वाला कार्यक्रम। चलो फिलहाल अट्रैक्शन ही। तो सिर्फ ये नहीं था, मतलब एम्बर और सिल्क का पेयर नहीं था, और भी था। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेनी सच पेयर्स ऑफ मटेरियल्स वेर नोन, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स नोन थे जो कि रब करने पर अट्रैक्ट कर सकते थे लाइट ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि स्ट्रॉ, पिथ बॉल और बिट्स ऑफ पेपर्स को। पिथ बॉल के बारे में बात किए थे हम लोग, स्ट्रॉ के बारे में बात किए थे, बिट्स ऑफ पेपर्स हम जानते हैं। तो मेनी सच पेयर्स ऑफ मटेरियल जाने जाते थे ऐसा, जो कि रब करने पे अट्रैक्ट कर पाते थे, जैसे कि स्ट्रॉ हो गया, पिथ बॉल्स और बिट्स ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट कर पाते थे। ये लाइट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अब देखो क्या क्या ऑब्जर्व किया गया था। ऐसा ऑब्जर्व किया गया था कि अगर 2 ग्लास रॉड्स को रब करते हैं वुल या फिर सिल्क क्लॉथ से और उसको क्लोज लेके आते हैं,
तो वो रिपेल करते हैं एक दूसरे से। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये चीज़, यहाँ एक सिल्क थ्रेड से टाई कर दिए हैं ग्लास रॉड को। क्यों किए हैं? क्योंकि हम अट्रैक्शन और रिपल्सन देखना चाहते हैं, तो ग्लास रॉड को ग्लास रॉड के नज़दीक आएंगे। ये सिल्क थ्रेड है और ये संभवतः ये सिल्क क्लॉथ हो सकता है या फिर प्लास्टिक का भी क्लॉथ हो सकता है, फिर एक प्लास्टिक से बना हुआ कोई ऐसा रेल हो सकता है जहाँ पे कि फ्रीली मूव करे ग्लास रॉड। तो जब हम ये देख रहे हैं कि सिल्क या फिर वुल से रब किया हुआ ग्लास रॉड दूसरे सिल्क या वुल से रब किया हुआ ग्लास रॉड के पास लाया जाता है, तो ग्लास रॉड वो जो ऊपर दूसरा वाला ग्लास है वो स्लिप कर जाता है, मतलब दूर चला जाता है ये वाला ग्लास रॉड से। तो ऐसा लगता है कि रिपेल कर रहा है। तो it was observed that if two glass rods rubbed with wool or silk cloth are brought close to each other, they repel each other. फिगर 1.1a में है जो हम देख चुके हैं। आगे ये जो दो स्ट्रैंड्स है वुल का या फिर 2 पीसेस ऑफ सिल्क क्लॉथ है जिससे कि रॉड्स को रब किया गया था, वह भी एक दूसरे को रिपेल करने लग जाते हैं। मतलब पहले नहीं, यानी कि रबिंग से पहले नहीं, रब करने के बाद जब हम वो क्लोथ को भी नज़दीक लेके आते हैं एक दूसरे के, तो वो रिपेल करने लग जाते हैं। मतलब अगर हम अट्रैक्शन और रिपल्सन का रिलेशन लिखें तो अभी तक हमको ये बात समझ में आया है कि ग्लास रॉड जो कि रब किया जा चुका है सिल्क क्लोथ के द्वारा, वह दूसरे ग्लास रॉड को रिपेल करता है जो कि सिल्क क्लोथ या फिर वुल क्लॉथ से रब किया गया है। ठीक वैसे ही वह सिल्क क्लोथ जिससे कि रब किया गया है ग्लास रॉड को, या फिर वह वुल का क्लॉथ जिससे कि रब किया गया है ग्लास रॉड को, वह रिपेल कर रहा है वह सिल्क क्लॉथ को जिससे कि रब किया गया है ग्लास रॉड को, या फिर वह वुलन क्लॉथ जिससे कि रब किया है ग्लास रॉड को। मतलब क्या हुआ कि ये वाला सिल्क क्लॉथ ये वाला को रिपेल, और ये वाला सिल्क क्लॉथ ये वाला वुलन क्लॉथ ये वाला को रिपेल कर रहा है। ठीक है, ये वाली बात बोल दिया कि चाहे वो स्ट्रैंड हो या फिर वुलन पीस हो क्लॉथ का, या फिर सिल्क का क्लॉथ हो, या फिर सिल्क का स्ट्रैंड हो। स्ट्रैंड का मतलब क्या हुआ? धागा। वो भी रिपेल करते हैं एक दूसरे को। मतलब क्या हुआ कि रबिंग वैसा एक्टिविटी है ना जो कि कहीं ना कहीं ये जो काम है अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन वाला, अभी तक तो रिपल्सन ही देख रहे हैं हम लोग, तो रिपल्सन को जो ये रबिंग के कारण ही हो रहा है, क्योंकि रबिंग से पहले पहले ग्लास रॉड को कुछ नहीं करता था, मतलब जैसे का तैसे छोड़ देता, मतलब ना तो कोई अट्रैक्शन नज़र आता था हमको और ना ही रिपल्शन नज़र आता था। लेकिन ये रबिंग जब है, ये जो पेयर से हम रब करते हैं, मतलब क्या हुआ कि ग्लास रॉड को हम सिल्क से रब कर देते हैं तो हमको कुछ ऐसा डिफरेंस समझ में आने लग जाता है। ग्लास रॉड के साथ सेम तरीक़ा से बिहेव नहीं करता है। सिल्क क्लॉथ के साथ सेम तरीक़ा से बिहेव नहीं करता है। ऐसा नहीं होता है कि अब नई दोस्ती हो गई है तो फिर पुराने दोस्त को भूलने सा लग गया है। पहले ग्लास रॉड भले ही दोस्त नहीं थे लेकिन दुश्मन भी तो नहीं थे ना। अब तो एक दूसरे को देख करके भागने से लग जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 स्ट्रैंड्स है वुल का या फिर 2 पीसेस ऑफ सिल्क क्लॉथ है जिससे कि उनको रब किया गया था, वह भी एक दूसरे को रिपेल करने लग जाते हैं। हाउएवर ये जो ग्लास रॉड है और वुल है वो अट्रैक्ट करने लग जाते हैं एक दूसरे को, यानी कि जिससे कि जिसको रब किया गया था वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि ये नई जो दोस्ती है वो पसंद आया इन दोनों को। पुराने लोग दुश्मन बन चुके हैं। तो हम अभी यहाँ पे क्या लिखे थे कि ग्लास रॉड रिपेल कर दे रहा है ग्लास रॉड को, सिल्क या वुल रिपेल कर दे रहा है सिल्क या वुल को, लेकिन ग्लास रॉड अट्रैक्ट कर रहा है सिल्क या वुल को। ये जो हम एक्टिविटी ये वाला पोर्शन ए वाले से हम समझ पा रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमको ये समझ में आता है। नहीं, यहाँ तक में ये वाला बात समझ में आता है इतना। ठीक है, नहीं, यहाँ तक में ये बात समझ में आता है। ये हो गया फिगर 1.1a का डिस्क्रिप्शन अभी तक। अब आगे देखते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सिमिलरली 2 प्लास्टिक रॉड्स को जब रब करते हैं हम कैट्स फर से,
ये दूसरा पेयर है। अच्छा, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि प्लास्टिक रॉड को रब करते वो सिल्क क्लॉथ से या फिर वुलन क्लॉथ से? तो नहीं, तो ये नहीं ऑब्जर्व किया गया। मतलब ये पेयर रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन को जनरेट नहीं कर पा रहा है। यानी कि प्लास्टिक रॉड को अगर हम सिल्क क्लॉथ से रब कर देते हैं तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता है प्लास्टिक रॉड को या फिर सिल्क क्लॉथ को या फिर वुलन क्लॉथ को। फ़र्क तब पड़ता है प्लास्टिक रॉड को जब उसको कैट्स फर से रब किया जाता है। सबको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ठीक वैसे ही जैसे कि मुझे ये दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मुझे सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि तुम क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे क्या कर रहे हैं सिर्फ। सिमिलरली ये जो प्लास्टिक रॉड्स है ना, जब इसको रब किया जाता है कैट्स फर से तो वो एक दूसरे को रिपेल करने लग जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि प्लास्टिक रॉड जब कैट्स फर से रब किया जाता है तो वो रिपेल करने लग जाता है दूसरे प्लास्टिक रॉड को जो कि कैट्स फर से रब किया जाता है। दोनों को कैट्स फर से रब करते हैं तभी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ऐसे नहीं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये जो ना प्लास्टिक रॉड अट्रैक्ट कर रहा है वो ग्लास रॉड को। ये वाला एक्टिविटी इसमें जो 1.1 में था, 1.1 ए में जो ग्लास रॉड था ना, उसको अट्रैक्ट करने लग जाता है। और रिपेल करता है वह सिल्क और वुल को विद विच द ग्लास रॉड इज रब्ड। यानी कि ये प्लास्टिक रॉड रिपेल किसको कर रहा है? वो सिल्क को कर रहा है जिससे कि रब किया गया था ग्लास रॉड को, या फिर वुल को जिससे कि ग्लास रॉड को रब किया गया था। और ये ग्लास रॉड क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है उस फर को भी। ये रिपेल कर रहा है उस फर को भी जिससे कि उसको रब किया गया था। ग्लास रॉड रिपेल कर रहा है फर को, प्लास्टिक रॉड नहीं। तो ये ग्लास रॉड रिपेल कर दे रहा है उस फर को जिससे कि रब किया गया था प्लास्टिक रॉड को। तो ग्लास रॉड रिपेल कर दे रहा है फर को। प्लास्टिक रॉड अट्रैक्ट करेगा वैसे फर को, अभी यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन ओवर टाइम हम समझ जाएंगे, मतलब समय के साथ कि ये अट्रैक्ट करेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी इतना जानकारी दिया हुआ हमको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सब क्यों हो रहा है, ये सब बातें हम जब ये वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगा ना तो हम खुद ही समझ जाएंगे ये वाला टॉपिक। तो देखो आगे, ये जो सिंपल फैक्ट्स हैं, ये ऐसा लगता है, ये ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत ही सिंपल फैक्ट्स हैं, लेकिन ये इस्टेब्लिश किए गए हैं। ईयर्स ऑफ एफर्ट्स लगा है इसको इस्टेब्लिश करने में, और केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, और उसका एनालिसिस कर किए हैं, तब भी जा कर के ये जो सिंपल फैक्ट्स बाहर आया है। इस्टेब्लिशमेंट हुआ इन सिंपल फैक्ट्स का। कौन से सिंपल फैक्ट्स? ये वाले सिंपल फैक्ट्स कि रब करने से ग्लास रॉड को रिपेल करता है, प्लास्टिक रॉड को रिपेल करता है, जबकि उसको फर्श से रब करते हैं तो प्लास्टिक रॉड ग्लास रॉड को अट्रैक्ट करते हैं। जब वह ग्लास रॉड को अट्रैक्ट करता है जिससे सिल्क क्लॉथ से रब किया गया हो, और वह प्लास्टिक रॉड को अट्रैक्ट करता है जो कि कैट्स फर से रब किया गया हो। तो ये सब आसान नहीं होता। इवन हमको अगर दे दिया जाए ये सारी चीज़ें, जैसे अगर हमको ग्लास रॉड दे दिया जाए, प्लास्टिक का रॉड दे दिया जाए, सिल्क क्लॉथ दे दिया जाए, वुलन क्लॉथ दे दिया जाए और कैट्स फर दे दिया जाए, तो हम ये फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर दिया जाए तो हो सकता है कि हम सिल्क क्लॉथ को कुछ और पर्पज़ के लिए यूज़ करें, ग्लास रॉड को किसी को पीटने के लिए यूज़ करें, या फिर हो सकता है कि हम ग्लास रॉड से हम एक स्ट्रॉ की तरह यूज़ करें मिलाने के लिए, कि मतलब दूध में चीनी। तो over time it took time to make these observations, to make these things simple, right? To make these things simple, it took careful experiments and their analyses to get to reach this condition of study, right? तो ये जो है ना, ये कंक्लूड किया गया
आफ्टर मेनी केयरफुल स्टडीज़, बहुत सारा केयरफुल स्टडीज़ के बाद ये कंक्लूड किया गया बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट के केयरफुल स्टडीज़ के द्वारा, कि क्या 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 कंक्लूड किया गया है ये सब एक्सपेरिमेंट, कि सिर्फ दो प्रकार के एक ही एंट्री के दो प्रकार होते हैं जिसको कि इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। ठीक है, अब देखो एक ही काइंड के दो क्यों बोल रहे हैं, दो प्रकार के मतलब दो चीज़ क्यों नहीं बोल रहे हैं, यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि दो प्रकार हैं एक ही चीज़ के। अब देखो इसके बारे में आगे बताया गया है वैसे, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम ये वाला टॉपिक जब पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तब तुमको ये बात बताया जाएगा, हम समझेंगे ये बात एडिटिविटी ऑफ चार्जेस में, कि नहीं वैसे तो खैर अभी भी थोड़ा आगे समझ जाएंगे हम कि क्यों, अभी भी यहाँ समझ जाएंगे हम, यहाँ कुछ बातें लिखी गई है कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है, या फिर साइंटिस्ट इस निष्कर्ष पर क्यों पहुँचते हैं कि एक ही चीज़ के दो प्रकार है, ना कि दो चीज़ें हैं। देखो दो चीज़ें हैं ऐसा हमको लगता है, क्यों लगता है, एक कोई चीज़ है जो कि अट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर, है ना, यहाँ पे हम दो चीज़ पढ़े कि एक अट्रैक्शन हो रहा है और एक रिपल्शन का यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, जैसे कि ग्लास रॉड को रिपेल कर दे रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कुछ इनके बीच एक चीज़ ऐसा हो गया है जो कि रिपेल कर दे रहा है, और ऐसे ही जब अट्रैक्शन हो रहा है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा दूसरा चीज़ हो गया यहाँ पे, तो मे बी देयर इज़ अ फेनोमेना कॉल्ड एक्स जो रिस्पॉन्सिबल है अट्रैक्शन के लिए, और कोई आर नाम का फेनोमेना जो रिपल्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर इसको ए मान लेते हैं हम, और ये रिपल्शन है। लेकिन यहाँ हम ये बात क्यों बोल रहे हैं कि नहीं है एक ही चीज़ लेकिन उसी के दो प्रकार हैं, ऐसा क्यों, है ना, ये पता चलेगा अभी थोड़ी देर में। यहाँ लेकिन क्या बोल रहा है कि बहुत केयरफुल स्टडीज़ जब अलग अलग साइंटिस्ट करते हैं अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो हमको ये बात पता चलता है कि एक ही चीज़ के दो काइंड हैं, दो प्रकार हैं, जिसको कि इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज के ही दो प्रकार हैं जो कि रिपल्सन के लिए और अट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि दो चीज़ें हैं, एक ही चीज़ है उसी के दो प्रकार हैं। ठीक है, ये कैसे क्लियर होता है समझ लेंगे अभी थोड़ी देर में। हाँ, हम लोग ऐसा बोलते हैं, वी से दैट बॉडी जैसे कि ग्लास हो गया, प्लास्टिक रॉड्स हो गया, सिल्क हो गया, फर हो गया, एंड पिथ बॉल्स आर इलेक्ट्रिफाइड। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ग्लास रॉड, अभी जो हम आगे पीछे पढ़े हैं कि ग्लास, प्लास्टिक रॉड, सिल्क, फर और पिथ बॉल, ये सब क्या हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया। मतलब पहले इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, अभी इलेक्ट्रीफाइड हुआ आफ्टर रबिंग के बाद हुआ है। दे एक्वायर एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन रबिंग, मतलब रब करने के बाद ये क्या कर ले रहे हैं, एक्वायर कर ले रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, ग्रहण कर ले रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को रब करने पर। ये चीज़ हमारे साथ क्यों नहीं हो जाता है, ये सब बातें सोचने का विषय है। तो देर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन एंड वी फाइंड दैट, देखो दो काइंड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन है और हम ये पाते हैं कि लाइक चार्जेस जो होते हैं ना वह रिपेल करता है और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करता है ईच अदर को, मतलब एक दूसरे को। अच्छा, हम इसके बारे में और बात किए थे, यहाँ पे इन्होंने लाइक चार्जेस लिखा हुआ है। लाइक चार्जेस का क्या मतलब हुआ, यहाँ अनलाइक चार्जेस लिखा हुआ है, मतलब एक जैसे चार्जेस, जैसे कि ही इज़ लाइक हिज फादर, ही इज़ लाइक हिज फादर, शी इज़ लाइक हर मदर। तो यहाँ पे मतलब मम्मी की तरह होना, मम्मी नहीं होना। तो यहाँ पे क्या बोला है, तो यहाँ पे हम ये, अच्छा कहीं कहीं ये भी तुमको सुनने को मेरे टीचर्स बोल देंगे कि भाई सेम चार्ज है तो वो तो अट्रैक्ट करेगा ना, सॉरी रिपेल करेगा ना, सेम चार्ज है तो रिपेल करेगा। तो यहाँ पे सेम नहीं बोलना चाहिए। सेम क्यों नहीं बोलना चाहिए, मैंने बताया अभी कि सेम इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि सेम का मतलब तो होगा कि सेम तो होगा, जैसे कि हम जानते हैं कि मेजरमेंट चार्ज का होता है कूलम में, तो 25, तो सेम क्यों नहीं होगा। हाँ, तो सेम इसलिए नहीं होगा क्योंकि सेम का मतलब तो होगा कि 25, सेम का मतलब तो होगा कि 25 कूलम, और 25 कूलम एक दूसरे को रिपेल करेगा। सिर्फ सेम का मतलब तो ये होगा ना, अगर हम ये लिखते हैं कि सेम चार्जेस रिपेल, तब तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि 25 कूलम रिपेल्स 24 कूलम, लेकिन ये फिर भी रिपेल करेगा क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल नहीं,
केयरफुल ऑब्जर्वेशन के बाद ये बात पता चला कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, मतलब जो एक जैसे चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, मतलब ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये रिपेल करेंगे। सेम चार्जेस नहीं, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर। ठीक है, यही चीज़ अनलाइक चार्जेस के लिए भी है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, जो कि डिफ्रेंशिएट करता है दो काइंड्स ऑफ चार्जेस को, इसको हम लोग पोलैरिटी ऑफ चार्ज बोलते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है जो कि ये जो दो काइंड ऑफ चार्जेस को अलग करता है, उसको हम चार्ज का पोलैरिटी बोलते हैं। अच्छा, ये कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इन दोनों चार्जेस को अलग करते हैं? क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि ये वाला चार्ज पॉजिटिव है और ये वाला निगेटिव है? अभी तो खैर पॉजिटिव निगेटिव की बात यहाँ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ अनलाइक चार्जेस बोला गया। अभी पॉजिटिव नेगेटिव की बात हम करते नहीं हैं, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ना, जो कि इन दोनों को अलग बनाता है, इसी को हम लोग पोलैरिटी बोलते हैं चार्ज का। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न रह जाता है यहाँ पे, ये इन्होंने थोड़ा वेगली यहाँ पे बता दिया। तो पोलैरिटी ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। और थोड़ी बहुत जो चीज़ें बच जाती है, इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहा जाता है, इसका भी डेफिनेशन उन्होंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया, जबकि टॉपिक क्या पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन नहीं लिखा जाता है। हम आगे ही पढ़ते हैं तो भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम ओवरऑल समझ तो जाते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसलिए ये जो चार्जेस अक्वायर किए गए हैं रबिंग के बाद, ये लॉस्ट हो जाते हैं जब चार्ज बॉडीज़ कांटेक्ट में लाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब चार्जेस रबिंग के द्वारा अक्वायर किया गया ना, जैसे कि हम अभी थोड़ा भी देर पहले पढ़े थे कि जब सिल्क क्लोथ से ग्लास रॉड को रब किया जाता है इसको इससे, तो फिर क्या होता है, इसमें एक प्रॉपर्टी आ जाता है कि सेम चीज़ किया हुआ, जैसे ये रहा ग्लास रॉड, ये रहा सिल्क क्लोथ, इससे ही रब किया गया है, सिल्क क्लोथ से ही रब किया गया है, तो एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, रिपेल करने लग जाते हैं, ये वाला पॉइंट है। लेकिन अब जब ये कहानी समझ गए हम, तो चार्ज अक्वायर्ड आफ्टर रबिंग आर लॉस्ट व्हेन द चार्ज्ड बॉडीज आर ब्राउट इन कॉन्टैक्ट। तो चार्ज अक्वायर्ड आफ्टर रबिंग मतलब रबिंग के बाद चार्जेस, मतलब जो चार्ज अक्वायर किए गए हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं जब चार्ज बॉडीज़ को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया जाता है। तो देखो यहाँ पे ये नहीं कहना चाहता है कि अब हम ग्लास रॉड को ग्लास रॉड के कांटेक्ट में लेकर के आ जाएंगे तो फिर ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देगा, चार्जेस ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे ये थोड़ा सा स्टेटमेंट वेग है, वेग मतलब कि मतलब उतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है बातों को। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर हम ग्लास रॉड को ग्लास रॉड के पास लेके आएंगे तो पास आना नहीं चाहेंगे, और पास आ जाएंगे तो भी कुछ कर नहीं लेंगे साथ में, है ना, क्योंकि अनलाइक चार्जेस हैं, सॉरी ये लाइक चार्जेस हैं, सॉरी हाँ ये लाइक चार्जेस हैं, है ना। तो ये क्या होता है, अनलाइक चार्जेस जो अक्वायर होते हैं ना, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, दस द चार्जेस अक्वायर्ड आफ्टर रबिंग आर लॉस्ट व्हेन द चार्ज्ड बॉडीज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये इन दोनों के बारे में नहीं बात कर रहा है। अगर देखो रबिंग के दौरान किस किस पे चार्जेस आए होंगे, ये तो सिल्क क्लॉथ पे और एक ग्लास रॉड पे। तो अब जब जैसे रब कर दिए हम एक बार, तो अभी ये दोनों पे चार्ज आ गया स्टील क्लॉथ और ग्लास रॉड पर। इस पे मान लेते हैं कि एक्स आ गया, मतलब एक्स एक टाइप ऑफ चार्ज है, तो फिर दूसरा मान लेते हैं कि वाई है, तो इस पर वाई चार्ज आ गया, अलग अलग चार्ज आ गया, है नहीं। अब इस दोनों पे चार्जेस अलग अलग आ गए। अच्छा, ये हम सोच सकते हैं कि रब करने पे सेम टाइप ऑफ चार्ज क्यों नहीं आता है, जस्ट थिंक अबाउट इट, इसमें सोचते हैं हम लोग, है ना। वैसे तो खैर यहाँ इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन फिर भी सेम चार्जेस नहीं आते हैं। अभी हम थोड़ा सा सोच के चलते हैं ये बात। तो एक्स और वाई, तो हम जब सिल्क क्लॉथ को रब करते हैं ग्लास रॉड से, तो फिर वो अलग अलग चार्जेस डेवलप कर लेते हैं। तो अब जब पास आते हैं तो फिर चार्जेस फिर नलीफाई हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं चार्जेस, है ना। ये लिखा है इन्होंने, दस द चार्जेस अक्वायर्ड आफ्टर रबिंग, मतलब रबिंग के बाद जो चार्ज अक्वायर किए हैं दोनों, अब जब पास लेके आएंगे तो वो चार्जेस ख़त्म भी हो जाएंगे, मतलब कांटेक्ट में जब उनको लाते हैं तो समाप्त हो जाता है वो। तो यहाँ पे क्या बात बोला जा रहा है, इससे हमको क्या सीख मिलता है, तो ये देखो
It just tells us that unlike charges acquired by the objects neutralize और nullify each other's effect. मतलब ये सिर्फ ये बात तुमको बतलाता है कि अनलाइक चार्जेस मतलब जो अलग अलग टाइप ऑफ चार्ज है, काइंड ऑफ चार्ज है, वह एक दूसरे को क्या करता है, नलीफाई कर दे रहा है या फिर न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, जब एक दूसरे का इफेक्ट जो है वो नलीफाई कर दे रहा है। इसका मतलब क्या कहना चाहता है कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अभी तो खैर हम जानते हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम सोचते हैं ऐसा कि ये चलो ठीक है, क्यों हम अभी बात करें प्लस माइनस का। तो ये रहा एक्स, ये रहा वाई चार्ज, इस पे एक्स चार्ज आ गया था, इस पे वाई चार्ज आ रहा था। तो अब क्या हो गया था कि दूसरे को हम जानते हैं कि अट्रैक्ट करने लगे थे अब, लेकिन जब इसको हम अट्रैक्ट कर देंगे मतलब चिपका देंगे दूसरे से, कांटेक्ट में लेके आ जाएंगे, तो ये एक्स खत्म और वाई खत्म। अब मतलब अब अट्रैक्शन नहीं होगा इन दोनों के बीच। अब तुम अगर अलग भी रख दो तो भी ये लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। मतलब जो इफेक्ट था वो नलीफाई हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, खत्म हो गया, नलीफाई हो गया, अब नल इफेक्ट रह गया। ठीक है, इसीलिए जो चार्जेस है वो नेम दिए गए पॉजिटिव और नेगेटिव बाय द अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसलिए चार्जेस को क्या नाम दिया गया, पॉजिटिव और नेगेटिव दिया गया अमेरिकन साइंटिस्ट के द्वारा, बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा। इससे क्या बेनिफिट हो गया, क्योंकि देखो ये कुछ ऐसे समझते हैं हम लोग मनी के सेंस में। मान लेते हैं किसी के पास 10 रुपया है अभी, तो 10 रुपये है प्लस में, वो अगर किसी को दे देता है तो 10 रुपये ख़त्म हो गया, ये ज़ीरो हो गया। तो पहले तो नहीं था मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ दो लोगों की कहानी है पैसे के सेंस में, ठीक है। ये मान लेते हैं कि सिल्क क्लोथ नाम का एक आदमी है और ये ग्लास शॉर्ट नाम का आदमी है। तो जब ये लोग एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो पहले इन लोगों के पास किसी का कुछ नहीं है, मतलब ये लोग ज़ीरो हैं, मतलब जितना भी इन लोगों के पास हम लोगों को नहीं पता है वो नहीं। अब क्या हो जाता है कि ग्लास शॉट को सिल्क क्लोथ को कभी ज़रूरत पड़ जाता है खुद पैसे की, इसकी मम्मी बीमार हो गई है, सिल्क क्लोथ की मम्मी बीमार है इसकी। तो फिर ग्लास शॉट कहता है कि ग्लास शॉट के पास ये पहुंचता है तो और फिर इससे कुछ पैसे ले लेता है ये। तो लेने की वजह से क्या हो जाता है कि इसके पास क्या हो जाता है, ये ऐसा हम बोल सकते हैं कि इसके पास भी, अब देखो ये लोग अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि अब ज़रूरत है, ऐसा हम बोल सकते हैं ना, देर इज़ सम काइंड ऑफ। हम वैसे तो खैर वहाँ पे जब हम रब करते हैं तो हम ज़बरदस्ती चार्ज को क्रिएट कर दे रहे हैं, वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है नेचुरली। लेकिन यहाँ पे हम मान रहे हैं कि कोई ज़रूरत हो जाता है, फिलहाल ज़रूरत तो हुआ वहाँ पे, जब घसे तो ज़रूरत है ना। ऐसे ही एक लाइफ उसको घस दिया है कि भाई सिल्क क्लोथ को ज़रूरत पड़ गया अब, तो फिर क्या हो जाता है कि ग्लास शॉट से कुछ ले लेता है ना। अभी हम कह रहे हैं चार्ज, तो हम फिलहाल पैसे के सेंस में तुमको हम बता देते हैं, पैसे के सेंस में। तो ये इसके पास 10 रुपये आ गया। अब 10 रुपये क्योंकि ये लोन लिया है, क्योंकि इसका नहीं है, ये उससे आया है, और इसके पास प्लस क्यों आ गया, क्योंकि इसका 10 रुपये कोई लिया है तो कभी ना कभी इसको मिलेगा वापस, इसलिए यहाँ पे 10 रुपये, और ये लिया है तो इसको देना पड़ेगा, इसलिए निगेटिव है। तो कुछ ऐसा खेल है। अब जब हम इसको फिर वापस कभी आता है अगर, तो ये इसको पैसा दे देता है वापस, तो इसमें फिर क्या हो गया, जब देते हैं तो +10, सॉरी ये जब लेते हैं तो -10, तो ग्लास शॉट लिया है तो माइनस हो गया, अब क्योंकि ये दे रहा है तो +10 हो गया, तो फिर वापस ये 0 हो गया, चार्जेस खत्म हो गए। अगर ये वाला लॉजिक नहीं समझ में आया तो फिर समझेंगे इसको हम लोग कभी, है ना। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव नाम देते हैं। इससे फ़ायदा क्या हो जाता है कि नलिफिकेशन को हम समझा पाते हैं। ये जो नलीफाई हो रहा है ना इफेक्ट एक दूसरे का, एक चार्ज दूसरे का चार्ज को नलीफाई कर दे रहा है, अगर अनलाइक चार्जेस को कांटेक्ट में लेकर के आते हैं तो, मतलब एक व्यक्ति बहुत अमीर है और एक व्यक्ति बहुत गरीब है, तो दोनों की अमीरी और गरीबी समाप्त हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कि प्लास्टिक रॉड और ग्लास रॉड, अगर इसको हम चिपका देते हैं तो फिर वो ना तो सिल्क मतलब प्लास्टिक ग्लास रॉड को दूसरे ग्लास रॉड को रिपेल करने के लायक रहेगा, ना ही वही प्लास्टिक रॉड को अट्रैक्ट करने लायक बचेगा।
तो इसलिए ये जो नलिफिकेशन का बात है ना, इसलिए यही कारण था कि चार्जेस को हम पॉजिटिव और निगेटिव नाम देते हैं। अभी ये शुरुआत में बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया था। बाय कन्वेंशन द चार्ज ऑन ग्लास रॉड और कैट्स फर इज कॉल्ड पॉजिटिव एंड द प्लास्टिक रॉड और सिल्क इज टर्म निगेटिव। बाय कन्वेंशन मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है, बाय लॉजिक नहीं, बाय कन्वेंशन मतलब माना गया कि चार्ज ग्लास रॉड पे उसको हम पॉजिटिव बोल दे रहे हैं और जो कैट्स फर पे उसको पॉजिटिव बोल दे रहे हैं और प्लास्टिक रॉड या फिर जो सिल्क पर है उसको निगेटिव बोल दे रहे हैं। ऐसा है नहीं, ऐसा मान रहे हैं, लेकिन हमारे मानने से नहीं हो जाता है, तुम्हारे मानने से। ऐसा सब लोग मान ले रहे हैं। अब जो ढूंढे उसका ज़्यादा वैल्यू होगा। तो कन्वेंशन से कैट्स फर और ग्लास रॉड पे जो चार्ज था उसको पॉजिटिव बोल दिया गया और जो प्लास्टिक रॉड और सिल्क पर था उसको निगेटिव बोल दिया गया चार्ज को। ऐसा नहीं कहते हैं कि भाई प्लास्टिक रॉड में ऐसा कुछ दुख था क्या जो निगेटिव है, किसी का ब्लड ए नेगेटिव है या फिर बी नेगेटिव है तो फिर क्या वो बुरा आदमी है? नहीं, कन्वेंशन है ऐसा कि हम इसको निगेटिव बोल रहे हैं, उसको पॉजिटिव बोल दे रहे हैं। खैर वहाँ पे तो निगेटिव का मतलब एब्सेंट है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव का मतलब एब्सेंट नहीं है। ब्लड ग्रुप में तो निगेटिव में RH निगेटिव होता है, तो मतलब RH एंटीजन नहीं होता है उसमें। लेकिन वो एब्सेंट का मतलब कमी नहीं कह सकते हम लोग। हाँ, उसका कमी है, लेकिन इसका मतलब नहीं कोई क्वालिटी की कमी हो जाएगी, बस वो एंटीजन नहीं है। तो वो एंटीजन की कमी की वजह से कुछ ऐसा, एनीवे दैट्स नॉट द टॉपिक हियर। बाय कन्वेंशन द चार्ज ऑन ग्लास रॉड और कैट्स फर को हम पॉजिटिव बोल दे रहे हैं और जो प्लास्टिक रॉड से उसको हम लोग निगेटिव बोल दे रहे हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट पोजेस करता है इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज सेड टू बी इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज्ड। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज पोजेस कर रहा है तो उसको हम लोग चार्ज्ड बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रीफाइड बोलते हैं। जब वो चार्ज पोजेस नहीं करता है या फिर चार्ज नहीं होता है उसको हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज नहीं होता है तो उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहा जाता है। तो एक सिंपल अपैरेटस है, मतलब डिवाइस है, चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए किसी बॉडी पर, उसको इलेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है। मतलब वह सिंपल अपैरेटस या फिर डिवाइस जैसे कि हम चार्ज को डिटेक्ट करते हैं उसको इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। और यहाँ जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो है इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है वो, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का हम लोग अभी देख रहे हैं। ठीक है, ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का स्कीमेटिक है, मतलब ड्राइंग है, सॉरी स्कीमेटिक तो ये है। तो लेकिन ये पूरा एक्सप्लेनेशन है कैसे काम करता है वो। तो एक सिंपल अपैरेटस है डिटेक्ट करने के लिए चार्ज को, फिगर 1.2a में दिखाया गया। ये देखो, ये देखते हैं पहले हम लोग, है ना। ये एक बॉक्स सा है, इस पर एक मेटल नॉब रखा हुआ है जिसपे कि कोई चार्ज या फिर जिसमें कि हमको चेक करना है कि वो बॉडी चार्ज है कि नहीं है, उसको चिपकाएंगे मेटल नॉब पर। मेटल नॉब किसको कहा जाता है? तो ये सब तो वर्ड मीनिंग वाला मैटर है, तुमको खुद देखना होगा ये। तो मेटल नॉब, तो ये मेटल नॉब है मान के चलते हैं। तो मेटल नॉब से हम टच कराते हैं चार्ज जिसमें कि हमको डिटेक्ट करना है मेटल नॉब से। फिर मेटल रॉड होते हुए वो चार्ज गोल्ड लीव्स पर जाता है ना, ये रहा गोल्ड लीव्स, ये वाला पोर्शन गोल्ड लीव्स है, यहाँ पे दिखाया गया ऐसे लगा हुआ रहता है गोल्ड लीव्स। ठीक है, और यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे ग्लास विंडोज़ लगा हुआ है, इस साइड भी है, इस साइड भी है, इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा, ग्लास विंडोज़ है।
ये प्रॉपर एक बॉक्स है। ये बॉक्स का क्या ज़रूरत था, क्योंकि हम अगर बॉक्स के अंदर ये सब काम नहीं करेंगे तो फिर वो एयर से गोल्ड लीव्स डिविएट कर सकता है, यानी हमको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए एक ग्लास का कंटेनर के अंदर ये सब काम हो रहा है, या फिर हम बॉक्स के अंदर बोल सकते हैं, जिसमें ग्लास विंडोज़ है ताकि हम देख सकते हैं। ग्लास लीव्स हैं, अच्छा गोल्ड लीव्स हैं यहाँ पे ना, अच्छा प्लेटिनम के लीव्स या फिर आयरन के लीव्स क्यों नहीं यूज़ किए, ये तो मतलब सोचना पड़ेगा तुम लोगों को, सोचो इसके बारे में। रबर का यहाँ पे क्या उपयोग है ना। मेटल रॉड क्यों, नॉन मेटल रॉड क्यों नहीं रख लिए, मेटल नॉब क्यों रखे, मतलब नॉन मेटल का, या फिर हम मेटलॉइड्स का नहीं यूज़ कर सकते थे क्या, स्टील रखते थे जो कि एक अलॉय है। ये सब तो मतलब सोचना चाहिए हम लोगों को, है ना। तो ये सब है, ये ऐसा कुछ दिखता है, ये इलेक्ट्रोस्कोप ऐसा दिखता है। ये स्कीमेटिक दिखाया है, मतलब इजी डायग्राम्स में दिखाया है, ये इजी डायग्राम में स्कीमेटिक दिखाया है सिंपल माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रोस्कोप का, ठीक है। अब देखो कैसे काम करता है ये। तो ये कंसिस्ट करता है एक वर्टिकल मेटल रॉड जो कि एक बॉक्स में हाउस्ड होता है, मतलब वो एक बॉक्स के अंदर रहता है। वर्टिकल मेटल रॉड ये दिख रहा होगा, ये रहा मेटल रॉड, ये मेटल रॉड है, ठीक है। दो थिन गोल्ड लीव्स होता है जो कि अटैच्ड होता है उसके बॉटम पर, उसके बॉटम मतलब किसके, मेटल रॉड्स के, सॉरी मेटल रॉड्स नहीं, एक मेटल रॉड होता है, तो फिर एक वर्टिकल रॉड के एंड पर ये गोल्ड लीव्स रहते हैं, ये रहे गोल्ड लीव्स। जब एक चार्ज ऑब्जेक्ट टच करता है मेटल नॉब को एट द टॉप ऑफ द रॉड, ये टॉप ऑफ द रॉड के टॉप पर ये जो मेटल नॉब है, इसको जब कोई एक चार्ज ऑब्जेक्ट टच करता है या उसके कांटेक्ट में आता है, मेटल नॉब के कांटेक्ट में जब आता है, तो जब एक चार्ज ऑब्जेक्ट टच करता है इस मेटल नॉब को एट द टॉप ऑफ द रॉड, चार्ज फ्लोज ऑन टू द लीव्स एंड दे डाइवर्ज। तो चार्ज क्या करता है, लीव्स तक जाता है और जो ये लीव्स हैं वो डाइवर्ज कर जाते हैं, मतलब इन जो लीव्स के बीच जो एंगल है वो बढ़ जाता है, कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये जो डिग्री होगा डाइवर्जेंस का, मतलब कितना ये डाइवर्ज कर रहा है, वो यह बताएगा कि कितना चार्ज है। तो हम ये एक सिंपल सा एक एपैरेटस के बारे में जाने कि वो कैसे ये बता पाता है कि कितना चार्ज है या फिर चार्ज है कि नहीं है। अगर चार्ज नहीं होगा तो फिर ऑब्वियसली कोई डिविएशन नहीं आएगा, कोई बदलाव आएगा ही नहीं इलेक्ट्रोस्कोप के एंगल का, इलेक्ट्रोस्कोप के लीव्स में के बीच में जो एंगल होता है वो सेम टू सेम रह जाएगा, ठीक है। वर्ड मीनिंग्स ये खुद करना था तो ये खुद करना होगा। स्कीमेटिक क्या होता है, नॉब क्या होता है, apparatus क्या होता है, देयर आर लॉट ऑफ वर्ड मीनिंग्स दैट नीड्स टू बी लर्नड हियर, सो यू नीड टू वर्क अपॉन दैट। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई मटेरियल और बॉडीज अक्वायर चार्ज, मतलब कोई जो एक मटेरियल बॉडी है वो अक्वायर चार्ज करता ही क्यों है। तो हम जानते हैं कि तुम जानते हो कि सभी मैटर एटम्स या फिर मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। यद्यपि नॉर्मली सभी मटेरियल्स या फिर मटेरियल्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ये एक चार्ज कंटेन करते तो हैं लेकिन एग्जैक्टली बैलेंस्ड, मतलब बराबर मात्रा में, यानी कि हम ये बात तो ऊपर देख लिए थे कि दो प्रकार के सेम एंटिटी होता है चार्जेस, और वो बराबर मात्रा में होते हैं। जब बराबर मात्रा में होते हैं तो वह बैलेंस्ड होते हैं, लेकिन जब इम्बैलेंस होता है तभी हम उसको चार्ज कहते हैं कि ये बॉडी चार्ज हो गया, इम्बैलेंस जब होता है तो। फोर्सेस जो कि होल्ड करते हैं मॉलिक्यूल्स को टुगेदर, मतलब तुम जानते हैं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स साथ साथ चिपके हुए रहते हैं, जैसे तुम देखो ना ऑक्सीजन हो गया है, फिर हम एटमॉस्फेयर का लेयर बोल सकते हैं, फिर तुम पानी को देखो, पानी में भी क्या है, मॉलिक्यूल्स चिपके हुए एक दूसरे से।
फोर्सेस जो कि एटम्स को एक सॉलिड में होल्ड करता है, जैसे कि हम ये बात जानते हैं कि सोडियम एटम्स या सोडियम आयन्स जो होते हैं वो एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। जो हम एक नमक का एक क्रिस्टल देखते हैं तो चिपके हुए रहते हैं नमक का क्रिस्टल में, ठीक है। या फिर एक ग्लू का जो एडिसिव फोर्स होता है, उसका जो ये चिपचिपापन का जो ये फोर्स होता है ये ग्लू का। या फिर जो एक सरफेस टेंशन से अटैच्ड फोर्सेस होते हैं, या फिर जो हम एक बोलते हैं कि सरफेस टेंशन है, जानते हैं पानी का जो सरफेस होता है उस पर टेंशन होता है। फिर कोई भी लिक्विड सरफेस या फ्लूइड सरफेस है तो कुछ ना कुछ टेंशन होता है उसका सरफेस पर। टेंशन मतलब है ना, जैसे कि मान के चलो कि टेंशन होता है उसमें, ठीक है। ऑल आर बेसिकली इलेक्ट्रिकल इन नेचर, ये सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल नेचर के होते हैं। चाहे हम सरफेस टेंशन देखें या फिर ग्लू का में जो एडिसिव फोर्स देखें, या फिर एक सॉलिड के जो एटम्स एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, जो कि एक एटम्स को एक सॉलिड में बांध कर रख रहा है, या फिर मॉलिक्यूल्स को साथ रख रहा है। ये सब फोर्सेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल ही होते हैं प्राकृतिक रूप से। यानी कि ये इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के कारण ही ये सब चीज़ साथ है, मॉलिक्यूल साथ हैं, एटम्स किसी सॉलिड में साथ है, या फिर ग्लू में जो ये एडिसिव फोर्स होता है, चिपकाने वाला जो फोर्स होता है वह, या फिर सरफेस टेंशन से एसोसिएटेड जो फोर्स होता है, या ये सब इलेक्ट्रिकल होते हैं। और ये जो अराइज होते हैं, ये अराइज कैसे होते हैं, चार्ज पार्टिकल के फोर्स से। चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होते हैं उससे नेट रिजल्ट हमको नज़र आता है कि सरफेस टेंशन नज़र आ रहा है, ग्लू का चिपचिपापन नज़र आ रहा है, मॉलिक्यूल साथ में रह पा रहे हैं, फोर्सेस जो कि एटम को होल्ड करते हैं। तो ये सब फोर्स अगर हम अंदर जा कर के देखते हैं तो ये कहीं ना कोई चार्जेस हैं जो कि एक दूसरे को चिपकाना चाहते हैं, साथ रखना चाह रहे हैं। इम्बैलेंस के कारण ही हमको ये सब चीज़ नज़र आता है, ठीक है। Thus the electric force is all pervasive and it encompasses almost each and every field associated with our life। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ऑल परवेसिव है, मतलब कि हर जगह तुमको इलेक्ट्रिक फोर्स मिलेगा, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो है कहाँ कहाँ संतो सीमा। तो वैसे ही यहाँ पे ना हर जगह है, तुमको सर्वत्र पाया जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑल परवेसिव। और ये इनकम्पास करता है सभी, मतलब ईच एंड एवरी फील्ड, प्रत्येक और सभी फील्ड जो कि हमारे ज़िंदगी से एसोसिएटेड है। मतलब जो भी तुम सोच पाती हो या सोच पाते हो वह क्या है, वो एसोसिएटेड है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फोर्स। कोई भी फील्ड हमारे ज़िंदगी से एसोसिएटेड, सब कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है इलेक्ट्रिक फोर्स से। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल, ये इसीलिए यह महत्वपूर्ण बन जाता है, या फिर इम्पोर्टेंट नहीं, इसीलिए ज़रूरी बन जाता है। ज़रूरी और महत्वपूर्ण में फ़र्क होता है, तो ये ज़रूरी हो जाता है, इसेंशियल हो जाता है। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल, यह ज़रूरी है इसलिए कि हम लर्न करें इस फोर्स के बारे में। ऐसा जो फोर्स है जो कि इतना महत्व रखता है, उसके बारे में हमको ये इसेंशियल लगने लग जाता है। अब देखते हैं हम लोग कि हम किसी न्यूट्रल बॉडी को अगर इलेक्ट्रीफाई करना चाह रहे हैं तो क्या करना होगा। वी नीड टू ऐड और रिमूव वन काइंड ऑफ चार्ज, हमको एक काइंड ऑफ चार्ज उसमें से जोड़ना होगा, मतलब डालना होगा, या फिर हमको रिमूव करना पड़ेगा। हम जानते हैं ये बात कि चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, तो हमको एक प्रकार को या तो निकालना होगा, मतलब इम्बैलेंस क्रिएट करना होगा, बैलेंस में नहीं रहना चाहिए दोनों के दोनों चार्जेस। यानी कि इतना, ये अगर 10 है तो वो अगर 20 है तो इसका मतलब है चार्ज हो जाएगा, लेकिन दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। ये 25 है अगर पॉजिटिव और 25 निगेटिव भी है तो फिर नहीं चलेगा काम सर जी। When we say that a body is charged, we always refer to this excess charge or deficit of charge। जब भी हम ये बात बोलते हैं कि बॉडी चार्ज है या बॉडी चार्ज है,
तो हमारा यही रेफरेंस होता है, यही मीनिंग होता है, यही जो एक्सेसिव चार्ज है या फिर जो डिफिसिट ऑफ चार्ज है, मतलब चार्ज की कमी है या फिर जो एक्सेस चार्ज है या फिर वो जो बढ़ा हुआ चार्ज है वो। अच्छा, यहाँ पे या लिखा है और नहीं लिखा है, इसका मतलब तुम, मतलब इस लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं। ऐसा हम ये बोल सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई एक बॉडी है, जैसे हम ग्लास शॉट का एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि ग्लास शॉट ही शुरू किए थे। तो मान लेते हैं ये ग्लास शॉट है और हम पुरानी क्लासों से ये बात जानते हैं कि ग्लास शॉट से जब घिसते हैं तो हम मान लिए थे ऐसा कि इसमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। तो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर ले रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर ले रहा है ये, मतलब जो सिल्क क्लॉथ आता है इलेक्ट्रॉन्स इससे ले रहा है ये, है ना, इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जा रहा है, मान लेते हैं ऐसा। तो हम ऐसा ये भी बोल सकते हैं, हम तो ऐसा ही बोल सकते हैं तब तक के लिए कि ये प्रोटॉन्स इसके अंदर ज़्यादा हो गया, या तो ये बोल लें हम, या तो ये बोल लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। मतलब हम या तो डिफिसिट के टर्म्स में समझ सकते हैं या फिर हम प्रोटॉन पॉजिटिव के एक्सेस के में समझ सकते हैं हम। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई बॉडी को जब हम चार्ज बोलते हैं, कोई बॉडी को जब हम चार्ज बोलते हैं तो हम ये इस एक्सेस चार्ज के बारे में बात कर रहे होते हैं। जितने चार्जेस की इसमें बैलेंस्ड है ना उसके बारे में नहीं बात कर रहे होते हैं ना। ऐसा नहीं कि इसके अंदर इतने ही पॉजिटिव चार्जेस होंगे, जैसे कि हम अगर बोलते हैं कि इसमें +2 कूलम चार्ज है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्रोटॉन सिर्फ और सिर्फ 2 कूलम है, नहीं। इसका मतलब जो अनबैलेंस्ड चार्जेस हैं वो 2 कूलम एक्स्ट्रा है इसके पास। बैलेंस चार्जेस तो कुछ भी हो सकते हैं, वो तो फिर मोल कंसेप्ट का बात आता है, कितना चार्ज किसके अंदर है, तो मोल कंसेप्ट नहीं है ये, तो एक्सेस चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। मोल कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं कितना किलोग्राम है अगर, तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रोटॉन्स हैं, लेकिन कितना चार्ज है ये इम्बैलेंस से पता चलता है हमको कि बैलेंस्ड कितना है और कितना बैलेंस्ड नहीं है। सॉलिड्स में सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग लेस टाइटली बाउंड इन द एटम आर द चार्जेस विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी ऑन द अदर। तो यहाँ क्या कह रहा है कि अगर एक सॉलिड की बात करते हैं, जैसे हम ग्लास शॉट एक सॉलिड है, तो इसमें क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो लेस टाइटली बाउंड होता है। देखो, हम सॉलिड के बारे में जानते हैं, सॉलिड के बारे में क्या जानते हैं हम लोग कि इसके जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली बाउंड होते हैं, तब तो सॉलिड है, टाइटली पैक्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पे एटम्स के बारे में चर्चा नहीं चल रहा है, एटम्स के अगल बगल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके बारे में चर्चा चल रहा है। तो वो जो एटम्स होते हैं उसके अगल बगल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो क्या होता है, कई बार लेस टाइटली बाउंड होता है। तो वो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो चार्जेस होते हैं, वही चार्जेस होते हैं जो कि ट्रांसफ़र होते हैं एक बॉडी से दूसरा बॉडी रब करने से। एक बॉडी को चार्ज किया जा सकता है इसलिए पॉजिटिवली बाय लूजिंग सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स अगर वो लूज कर देता है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। पॉजिटिवली चार्ज उसको हम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि अब उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन या फिर उसको कहीं ना कहीं कमी है, पॉजिटिव चार्ज का एक्सेस है उसके पास। अब उसके पास वो नज़र आ रहा है हमको कि इसके पास से कोई इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, जिसके कारण से कि कुछ पॉजिटिव चार्जेस के पास अब इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो वो जो पॉजिटिव चार्जेस है वो बाहर से लिख देते हैं हम लोग ऊपर में उसके, है ना, कि 2 कूलम प्लस में। तो अब बॉडी कैन दस भी चार्ज पॉजिटिवली, एक बॉडी को इसलिए हम लोग कैसे पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल करके वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली एक बॉडी को चार्ज निगेटिवली, एक बॉडी को हम निगेटिवली चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके। अच्छा, प्रोटॉन्स का लेन देन नहीं होता है, हम ये बात पहले भी बताए हुए थे, एक बार फिर से बता देते हैं। क्योंकि प्रोटॉन्स क्या होते हैं कि एटम के अंदर बहुत ही, मतलब वो कोर न्यूक्लियस का पार्ट होता है। हम जानते हैं कि अगर हम एक एटम का एक बोर मॉडल के हिसाब से एक एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं ठीक कुछ ऐसा बनता है, और इसमें प्रोटॉन्स होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जो सेल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के होते हैं, या इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है हम कह सकते हैं। तो ये तो प्रोटॉन्स क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है और वो टाइटली बाउंड होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से टाइटली बाउंड होता है। तो वो उसका आदान प्रदान नहीं होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन में या फिर रबिंग के दौरान, उसका आदान प्रदान होता है तो फिर न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है। सिमिलरली एक बॉडी को चार्ज किया जा सकता है निगेटिवली बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये बात हो गया। जब किसी, अब यहाँ पे वो पुरानी बातें याद करता है, जब हम एक ग्लास रॉड को रब किए थे सिल्क से,
तो सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रॉड आर ट्रांसफर टू द सिल्क क्लॉथ। कुछ इलेक्ट्रॉन जो है रॉड से ट्रांसफ़र हो गए थे सिल्क क्लॉथ से, सिल्क क्लॉथ पर। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ग्लास रॉड के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे और सिल्क के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे और प्रोटॉन्स भी थे दोनों के पास। तो ये दोनों क्या थे, न्यूट्रल थे जब किसी पास पास नहीं आ रहे थे। जब इनको रब किया गया तो इससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो गया कुछ इसके पास। तो जब ये तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लिया, और ये उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो गया। Thus the rod gets positively charged and the silk gets negatively charged। ठीक है। नो न्यू चार्ज इज क्रिएटेड इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग। रबिंग के दौरान कोई नया चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है, बस ट्रांसफर हो रहा है। यही चीज़ केमिकल रिएक्शन के दौरान भी होता है। केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होता है, या फिर कोई स्पीसीज क्रिएट नहीं होता है, एटम का क्रिएशन नहीं होता है उस दौरान। तो खैर चार्ज का क्रिएशन तो छोड़ दो, एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है वहाँ पे केमिकल रिएक्शन के दौरान, सिर्फ रीअरेंजमेंट। सोचो कितना बड़ा चीज़ है हमारे बॉडी में, हम सिर्फ रीअरेंजमेंट हो रहा है जब हम खाना खाते हैं या फिर कुछ भी चीज़ करते हैं। तो देयर इज़ नो क्रिएशन। सिर्फ रीअरेंजमेंट। नो न्यू चार्ज इज क्रिएटेड इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग। रबिंग के दौरान कोई नया चार्ज क्रिएट नहीं होता है। ऑल्सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट ट्रांसफर्ड इज अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मटेरियल बॉडी। तो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे कि ग्लास रॉड को जब हम सिल्क क्लॉथ से रब किए थे, ऐसा नहीं कि मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड से चले आए सिल्क क्लॉथ में, ऐसा नहीं होने वाला। और अगर होता तो थोड़ा वजन बढ़ता, लेकिन बहुत ही न्यूनतम मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि ट्रांसफ़र होते हैं, दैट आर ट्रांसफर्ड इज़ अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मटेरियल बॉडी। तो मटेरियल बॉडी में जितने की इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी टोटल नंबर से बहुत स्मॉल फ्रैक्शन होता है उसका जो कि ट्रांसफ़र होता है, बहुत स्मॉल फ्रैक्शन। ठीक है, नया बात बोला तुमको। तो अभी हम इस टॉपिक में क्या पढ़ें, इस टॉपिक में हम ये बात जाने कि एम्बर वर्ड थेल्स, मतलब ये जो अट्रैक्शन वाला जो है कि लाइट ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करते हैं वो थेल्स में यानी कि ग्रीस में डिस्कवर हुआ। ये इलेक्ट्रॉन जो वर्ड है वो ग्रीस का ही दिया हुआ है, मतलब ग्रीस से, ग्रीक वर्ड एम्बर से आया हुआ है इलेक्ट्रॉन, सॉरी हाँ, जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन्स है जिसका मतलब एम्बर होता है। बहुत सारे पेयर्स हैं जिससे कि हम अट्रैक्शन रिपल्सन समझ लेते हैं। कि जो फैक्ट्स हैं इसमें मेहनत लगाया आने में, इसको इस्टेब्लिश करने में, है ना। तो ये बहुत ही ओवर टाइम पता चला हमको कि दो काइंड ऑफ चार्जेस हैं, दो काइंड ऑफ सेम एंटिटी हैं, मतलब एक ही एंटिटी के जिसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोल रहे हैं। ठीक है, बाकी रिविजन अगले क्लास में। इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में हम लोग जाने जो कि चार्ज को डिटेक्ट करने का यूज़, एक बेसिक चार्ज डिटेक्ट करने का एक बेसिक या फिर सिंपल अपैरेटस है। चार्ज क्यों होते हैं बॉडीज ये जाने, कैसे पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं, कैसे नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं, ये बात हम समझ गए। हाँ, कि एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव क्यों बोले, क्योंकि वो नलीफाई करता है एक दूसरे के इफेक्ट को। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जाने, कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जाने, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करता है और लाइक चार्जेस रिपेल करता है। तो ये सब था इस टॉपिक में।